बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सेलुलर डिस्परेशन के बारे में। हमने ये कहा कि सेलुलर डिस्परेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी जो है वो सेल के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल की वजह से। ठीक है, जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है सेल के अंदर, तो इसके नतीजे में सेलुलर डिस्परेशन होती है। तो इसमें हमें क्या मिलता है? एनर्जी हासिल होती है। इस सेलुलर डिस्परेशन को जो है ना वो 4 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है जी ग्लाइकोलाइसिस, जो आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जब भी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं। जैसे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो उसके नतीजे में 2 मॉलिक्यूल जो है ना वो पैरुविक एसिड के हासिल किए जाएंगे। अब ये पर जो ग्लूकोज की जो ग्लाइकोलाइसिस जो का प्रोसेस है वो एरोबिक कंडीशन में भी और एनएरोबिक कंडीशन में भी हो सकता है, यानी कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी होता है और विदाउट ऑक्सीजन भी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो सकता है। अब हम बात करें ना कि ये बेसिकली होता कहाँ पे है ग्लाइकोलाइसिस, तो ये साइटोसोल के अंदर होता है। अकर्स अकर इन द साइटोसोल। साइटोसोल की जो साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन होता है ना, दैट इज द साइटोसोल। तो ये कहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है? साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। क्लियर? अब ये है कि जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होनी है ना, तो वो बेसिकली स्टेप्स की सीरीज में होनी है और हर एक जो स्टेप है वो कैटेलाइज्ड होगा विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स, यानी कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में मूव करने के लिए हमें खास किस्म के जो है वो एंजाइम्स की जरूरत होती है। क्लियर है? अब सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं ना ग्लाइकोलाइसिस के लिए, वो डिसॉल्व होते हैं साइटोसोल के अंदर। वो सारे एंजाइम्स जो कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए जरूरी होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? साइटोसोल के अंदर, यानी कि स्लोबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ऑल एंजाइम्स that are required for the breakdown of glucose कहाँ पे मौजूद होते हैं? साइटोसोल के अंदर मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ एंजाइम्स के अलावा एटीपी, एटीपी और कोएंजाइम जिसमें एनडीडी आ जाता है। ठीक है, और भी बहुत ज्यादा जो है ना एनएडी, ये हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट तरह के कोएंजाइम्स है जो कि हेल्प करते हैं इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जो हम लोग हैं वो वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, इसको जो है ना वो 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, फेजेस ऑफ फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। एक का नाम है प्रीपेटरी फेस, यानी कि बिल्कुल जो अर्लियर फेस है, दैट इज दी प्रीपेटरी फेस। ठीक है, जबकि जो दूसरा फेस है वो हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फेस, ऑक्सीडेटिव फेस। प्रीपेटरी फेस में बेसिकली जो है ना एनर्जी ने एक्सपेंड होना है, एनर्जी ने खर्च होना है। इन द प्रीपेटरी फेस एनर्जी विल बी एक्सपेंडेड, एनर्जी क्या होगी? वो एक्सपेंडेड होगी। जबकि ऑक्सीडेटिव फेस के अंदर जो है ना हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड्स बनेंगे और एनर्जी जो होगी वो स्टोर्ड होगी। इसमें एक्सपेंडेड होनी है, जबकि ऑक्सीडेटिव फेस में क्या होना है? हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड्स होंगी, उनकी फॉर्मेशन होगी। एज वेल एज एनर्जी विल बी स्टोर्ड, एनर्जी क्या होगी? स्टोर्ड होगी। इसमें खर्च होगी, इसमें क्या होगी? स्टोर्ड होगी। प्रीपेटरी क्या है?
बिल्कुल इब्तदाई मरहला यानी कि तैयारी करने वाला मरहला, प्री पेट्री यानी कि तैयारी का मरहला है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव की बात करें तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी। अब हम लोग स्टार्ट लेते हैं प्री पेट्री फेज के साथ। प्री पेट्री फेज की सबसे पहला जो स्टेप है ना वो ग्लाइकोलाइसिस का, वो क्या है, प्री पेट्री फेज। इसमें बेसिकली ट्रांसफर होना है फास्फेट ग्रुप ने एटीपी से ग्लूकोज की तरफ, एटीपी से ग्लूकोज की तरफ किसने मूव होना है, फास्फेट ग्रुप ने मूव होना है। ये देखें जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, हियर इज दी ग्लूकोज, ये हमारे पास आ गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से क्या होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट की फॉर्मेशन होगी, ग्लूकोज 6 फास्फेट की फॉर्मेशन होगी, ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी कि इस प्रोसेस में बेसिकली फास्फोराइलेशन हुई है ग्लूकोज की बाय द हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी की मदद से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ एनर्जी क्या हुई है, फास्फोराइलेशन हुई है, फास्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी से किसमें ट्रांसफर हुआ है, ग्लूकोज में। दिस इज द एडीपी, एडीपी कहाँ से निकला है, एटीपी से, क्लियर है। एटीपी से किसकी फॉर्मेशन हुई है, एडीपी की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, यानी कि एनर्जी क्या हुई है, एक्सपैंड हुई है, एनर्जी खर्च हुई है। इसमें बेसिकली फास्फोराइलेशन हुई है ग्लूकोज के, फास्फोराइलेशन हुई है ग्लूकोज की विद द हेल्प ऑफ एटीपी, क्लियर है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब इसमें बेसिकली क्या हुआ जी, एक एंजाइम ने कैटालाइज करना है, इनकी कन्वर्जन करनी है ग्लूकोज 6 फास्फेट की फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहे, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम रहे, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आए। तो अब ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की फॉर्मेशन होगी, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की फॉर्मेशन होगी। दिस इज द सेकेंड स्टेप, यानी कि इसमें बेसिकली क्या होगी, इसमें रीअरेंजमेंट होगी, एटीपी रीअरेंजमेंट फॉलोड बाय द सेकेंड एटीपी फास्फोराइलेशन होगी, क्लियर है। अब ये फ्रुक्टोज है, ये आइसोमर है ग्लूकोज का, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन सच डिफरेंस आता है तो उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। क्या हुई है, कन्वर्जन हुई है ग्लूकोज 6 फास्फेट की फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। इस स्टेज के ऊपर जो एटीपी है मॉलिक्यूल है वो ट्रांसफर करेगा सेकंड फास्फेट ग्रुप। इस स्टेज के ऊपर क्या होना है, एक सेकंड जो है ना वो फास्फेट ग्रुप ने ट्रांसफर होना है एटीपी से, क्लियर है। तो उसके नतीजे में जो है वो हमारे पास आ जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, क्लियर है। इस स्टेज पे क्या हुआ है, एक और जो है वो फास्फेट मॉलिक्यूल एटीपी से निकला है, ठीक है, और इसमें शामिल हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट की फॉर्मेशन हो गई है। Another ATP molecule transfer a second phosphate group, एक दूसरे ATP ने ट्रांसफर किया है सेकेंड फास्फेट ग्रुप, यानी कि यहाँ पे भी क्या हुई है, एनर्जी यूटिलाइज हुई है, क्या हुई है, इस्तेमाल एनर्जी, एटीपी से ADP की फॉर्मेशन हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है ना उसने स्प्लिट होना है 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर, कितने, 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर। यहाँ से बेसिकली क्या हुई है, टूटे हैं मॉलिक्यूल्स और डिवीजन हुई है इनकी 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर। एक का नाम है G3P, ठीक है, और दूसरे का नाम है DAP, DAP एंड द अदर इज द G3P। ये जो DAP है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी
एसीटोन फास्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, जबकि ये है ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। क्लियर है। इसमें बेसिकली क्या हुई, ये जो 6 थे ना, फ्रुक्टोज में 6 थे, 6 डिवाइड हुए हैं 3 कार्बन एटम्स के अंदर, ठीक है, 3 कार्बन मोलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमने क्या देखा है, एक को हमने कह दिया 3 फास्फो, इसको हम लोग इस तरह पढ़ सकते हैं 3 फास्फो ग्लेसर एल्डिहाइड, ठीक है, और एंड द अदर इज द ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये बेसिकली आइसोमर्स हैं, लेकिन हकीकत में ये इंटर कन्वर्टेड किए गए हैं एक दूसरे एंजाइम से। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में एक दूसरे एंजाइम से ये क्या कर दिए गए हैं, इंटर कन्वर्टेड किए गए हैं। ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, ये आइसोमर्स है। अब यहाँ तक का जो प्रोसेस था ना, ये था हमारे पास प्रीपेरेटरी फेज, जिसमें बेसिकली क्या हुई है, एनर्जी यूटिलाइज हुई है, एनर्जी खर्च हुई है। दिस इज द प्रीपेरेटरी फेज। ये कौन सा फेज है, प्रीपेरेटरी फेज है। एनर्जी इज एक्सपेंडेड, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एनर्जी खर्च हुई है, देन ही फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है ना वो ऐड हुआ है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज है, जिस पे ऑफ फेज है, जिसमें जो है एनर्जी ने स्टोर्ड होना है, एनर्जी ने क्या होना है, स्टोर्ड होना है। अब इस प्रोसेस में बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, या दूसरे लफ्जों में 2 हाइड्रोजन के एटम से रिमूव्ड होना है इनसे, ठीक है, ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट से, और इसके बाद इनकी जो है ना वो कन्वर्जन हो जानी है फास्फो ग्लेसर एल्डिहाइड के अंदर। क्लियर है। इसको मैं जो है वो मजीद एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। ये क्या है, मैंने बताया, ये बेसिकली क्या है, इंटर कन्वर्जन फेस है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है जी, फास्फेट मॉलिक्यूल ट्रांसफर हुआ है, जिसके नतीजे में क्या, किसकी फॉर्मेशन हुई है, 1,3 फास्फो ग्लेसर एल्डिहाइड की, BPG, बिस फास्फोग्लेसर एल्डी ग्लेसरेट, बिस फास्फोग्लेसरेट, जबकि यहाँ पे आ जाएगा 1,3 बिस फास्फोग्लेसरेट, ये हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं BPG, 1,3 बिस फास्फोग्लेसरेट। यहाँ पे भी 1,3 बिस फास्फोग्लेसरेट की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे भी 1,3 बिस फास्फोग्लेसरेट की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है ना वो इन्वॉल्व हुए हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है ना वो रिमूव्ड कर दिए गए हैं। यहाँ से क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव्ड कर दिया गया है, और इसकी फॉर्मेशन हुई है BPG की, जिसको हम लोग 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट का नाम देते हैं। ऑक्सीडेशन ने फॉरवर्ड किया है, फास्फोराइलेशन ने प्रोड्यूसेस 2 NADP। अब इसके नतीजे में किसकी फॉर्मेशन हुई है, NADH की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, NAD की मदद से NADH की फॉर्मेशन हुई है। बिल्कुल सेम स्टेप यहाँ पे हुआ है, NAD से फॉर्मेशन हुई है NADH की। क्लियर है। ये है बेसिकली प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम्स क्या हुए हैं, रिमूव्ड हुए हैं, ठीक है, और एक एनर्जी जो है ना फास्फेट बॉन्ड, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BPGH ईच विद अ हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड, हर एक के साथ जो ताल्लुक है ना उसका हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड के साथ इनका ताल्लुक है। क्लियर है। ये फास्फेट ग्रुप ऐड है। अब 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट से हमारे पास फॉर्मेशन होनी है 3 फास्फोग्लिसरेट की। किसकी फॉर्मेशन होनी है, 3 फास्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन होनी है। 3 फास्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन होनी है।
यहाँ पे भी सेम, जैसा यहाँ पे प्रोसेस होगा बिल्कुल वैसा यहाँ पे प्रोसेस होगा। 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर है। इसमें बेसिकली क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है हाई एनर्जी फास्फेट का, यहाँ पे एडिशन हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है हाई एनर्जी फास्फेट का विद द हेल्प ऑफ 2 ADP मॉलिक्यूल्स, जिसकी मदद से 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं और इस तरह से जो है ना वो लीव कर जाते हैं 2,3-PG से। यहाँ पे देखिए जी, ADP से फॉर्मेशन हुई है ATP की, सेम प्रोसेस इज हियर। ADP से फॉर्मेशन हुई है ATP। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना उसमें वाटर का रिमूवल होना है, जिसके नतीजे में जो है ना फास्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, फास्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन होगी विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 2PG से 3PG से 2PG की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, 2PG की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ है, जिसके नतीजे में फास्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन हुई है। फास्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है वाटर का। रिमूवल किसका हुआ है, वाटर का रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ वाटर। और अब फास्फो इनोल पैरावेट की फॉर्मेशन हुई है। किसकी फॉर्मेशन हुई है, फास्फो इनोल पैरावेट की फॉर्मेशन हुई है। अब जैसे फास्फो एनोल पैरावेट की फॉर्मेशन हुई है तो रिमूवल हुआ है हाई एनर्जी फास्फेट का बाय 2 ADP मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं विद द हेल्प ऑफ 2 पैरावेट मॉलिक्यूल्स, विद द हेल्प ऑफ 2 पैरावेट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या हुआ है, फास्फो इनोल पैरावेट से किसकी फॉर्मेशन हुई है, पैरावेट की फॉर्मेशन हुई है, पैरावेट की फॉर्मेशन हुई है। अब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के टूटने की वजह से कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए हैं पैरावेट के, 2 पायरावेट। ये था बेसिकली प्रोसेस जो कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए इसेंशियल है, जिसकी मदद से सेलुलर रिस्पिरेशन होती है। क्लियर है। ये था हमारे पास प्रीपरेटरी फेज, यानी कि बिल्कुल इसेंशियल फेज जो कि इब्तदाई में था, और ये सारा का सारा जो नीचे वाला फेज है ये हमारे पास ऑक्सीडेटरी फेज है। दिस इज द ऑक्सीडेटिव फेज। क्लियर है। ये फर्स्ट स्टेप था सेलुलर रिस्पिरेशन में, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। थैंक यू सो वेरी मच।